ओके गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये लेक्चर नंबर 2 है। अच्छा, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये जो नोट्स शेयर हो रहे होते हैं ये कहाँ कहाँ से आप देख रहे होते हैं। तो आप, ये वेबसाइट है हमारी student.org, वहाँ आपने ये लिखना होता है student.org। गूगल में जो साइट आती है उसमें आपने यहाँ पर आना होता है बैकएंड डेवलपमेंट का, क्योंकि ये कोर्स चल रहा है, इधर आना होता है। और आगे हमारा कोर्स CSS का चल रहा है तो यहाँ पर आना होता है। और उसके बाद फिर आगे जो लेक्चर हमारा है, लेक्चर नंबर 2 अभी चल रहा है। लास्ट टाइम हमने ये लेक्चर नंबर 2 का एक आर्डर चेक किया था, ये CSS आर्डर वाला टॉपिक देखा था। और इसको बड़ी डिटेल से हमने इसको कवर किया था एग्जाम्पल के साथ। तो उसकी वीडियो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप इसकी वीडियो पहले देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है कमेंट्स। CSS में कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे HTML में कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम CSS में भी कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये स्टार के साइन से, स्लैश और स्टार के साइन से स्टार्ट होता है और एंड भी इससे होता है, तो जो अंदर वाला मटेरियल होगा वो एज अ कमेंट क्रिएट होगा। अच्छा, सेम है HTML में इस तरह। कहने का मतलब है कि उसका सिंटैक्स और है, लेकिन HTML के अंदर भी कमेंट्स ऐड होते हैं और CSS में भी। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स ऐड होते हैं, तो सबका अपना अपना कमेंट्स ऐड करने का तरीकेकार होता है। तो ये इस तरह से, जैसे इसको आप मिडल में भी ऐड कर सकते हैं। ये रेड को आप कमेंट करके रख लें और आगे ब्लू कर लें। और ये इस तरह भी आप मल्टी लाइंस को भी कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कमेंट से जो हम डेवलपर्स कमेंट्स करते हैं वो इस तरह स्लैश और स्टार लगा के नहीं करते। आम तौर पे हम जो कमेंट करते हैं अच्छा, हम अपना कोड में अब आ जाते हैं, VS कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ हम एक लेक्चर 2 वाली फाइल ही दोबारा ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये वही चल रहा है। यहाँ फाइल पर आएंगे, फोल्डर पे आएंगे और डेस्कटॉप के ऊपर हमारा ये फोल्डर पड़ा है। यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ CSS वाला है, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये लेक्चर 2 पार्ट 1। तो यहाँ पर इसी को हम देख लेते हैं कि कमेंट HTML के अंदर कमेंट ऐड करना हो तो इसको सिलेक्ट करें आप, कंट्रोल प्रेस करें और स्लैश दबा दें, ऑटोमेटिक वो कमेंट बन जाता है। फिर उसको अनकमेंट करना हो सिलेक्ट करें दोबारा से, और दोबारा से आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें और प्रेस करके रख के आप स्लैश का बटन दबाएंगे जब, तो ये दोबारा से अनकमेंट हो जाएगा। तो जो डेवलपर, हम इस तरह अपने कोड में, क्योंकि कोड काफ़ी लेंथ ही होता है, बहुत बड़ा बड़ा, हमें पूरा पूरा पेज ऐसे कमेंट करना पड़ जाता है। तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल का बटन प्रेस करके स्लैश दबा देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कमेंट हो जाता है। अब इसमें कमेंट जो भी लैंग्वेज हो, ऑटोमेटिक VS कोड जो है, या आप जो भी ID यूज़ कर रहे हैं, PHP स्टॉर्म भी यूज़ करते हैं, VS कोड जो ये VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप ID यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक कमेंट्स लगा देता है। ये देखें, इसको मैंने राइट क्लिक, ये कंट्रोल प्रेस करके रखा था और फिर मैंने स्लैश दबाया तो ये कमेंट ऑटोमेटिक हो गया। अब दोबारा से इसको अनकमेंट करना हो तो इस तरह इसको कंट्रोल प्रेस करके और फिर स्लैश दबाएंगे तो दोबारा से अनकमेंट हो जाएगा। तो इस तरह हम ये कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद CSS कलर है, हम डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं अपने किसी भी एलिमेंट को। तो जब आप स्टाइल के अंदर कलर लिखते हैं तो नीचे सजेशन में बेशुमार सजेशन आ जाती हैं। जैसे ये देखें, कलर लिखा तो इसको अगर हम दोबारा ऐसे लिखें कलर, और ये देखें, ये सारी सजेशन आ गई कि ये कलर आप ऐड कर सकते हैं VS कोड के अंदर ही। तो सारी सजेशन आपको दे रहा है। तो कोई भी चीज़ इसमें, प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी होती कि आपको ज़बानी याद हो के ये हमने क्या इसको रखना है। तो कुछ भी ज़बानी याद नहीं रखना होता प्रोग्रामिंग में। ज़बानी याद रखने के लिए आपके ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये मौजूद हैं, जो ज़बानी याद जिन्होंने रखा हुआ है। कोई चीज़ भूल जाए तो आप गूगल करते हैं, या आपने पहले से कोई एक कोड करके रखा हुआ हो तो वहां से आप कॉपी करके यहाँ आप न्यू कोड बना रहे हैं वहां पेस्ट करते हैं। मतलब कि ज़बानी याद करने वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता। आपने सारा कुछ, बस आपको आना चाहिए कि कहाँ आपने कैसे करके अरेंज किया हुआ है, और गूगल से पूछना आना चाहिए। तो ये अभी तो ये हम HTML CSS कर रहे हैं ना।
तो जब वो प्रोग्रामिंग आएगी, या आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा, तो फिर भी आपने कुछ भी ज़बानी उसमें भी याद नहीं रखना। सिर्फ फोकस आपका ये होता है कि आपने लॉजिक कैसे बनाना है, आपने चीज़ों को अरेंज कैसे करना है, आपने एक रिक्वायर्ड आउटपुट कैसे लेकर आनी है। तो ये इसका याद किसी को भी नहीं रखते, ऑटोमेटिक है, सॉफ्टवेयर्स ने आपके लिए याद रखा हुआ होता है। अच्छा जी, कलर मैंने आपको बता रहा था कि कलर हम इस तरह ये नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये नीचे कलर पिकर भी आ जाता है। जैसे ही हम कलर पिकर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वैल्यू RGB में आ जाती है। रेड, ग्रीन और ब्लू, इनका कम्बिनेशन मिलाकर ये हमारी ये वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह करके, जो आप इसको कलर देना चाहें। यहाँ से आप इसका और शेड ले सकते हैं कि किस शेड में आपको कलर चाहिए। तो ये RGB, अब आप लोग ये समझे कि हमें ये हर कलर के लिए ये वैल्यू याद रखना पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, कोई भी आपने याद नहीं रखना। बस आपको VS कोड खुद बता देगा कि कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, वो कर लो। अच्छा जी, उसके बाद RGB वैल्यू होती है, और भी इसमें आप गूगल में भी यहाँ पर भी आकर कलर पिकर से वैल्यू ले सकते हैं। आप सिर्फ लिखें यहाँ पर कलर पिकर, और इसमें ये भी आपको कलर पिकर मिल जाए। इसमें ये हेक्सा की वैल्यू भी होती है, RGB के साथ हेक्सा की वैल्यू भी होती है। आप जो मर्जी इसमें वैल्यू दे लें तो वो आपका कलर मान लिया जाता है इसमें से। नॉर्मली ये वैल्यू, ये कॉपी का बटन है ना इसके साथ, तो ये वैल्यू हम हेक्सा की वैल्यू जब गूगल वगैरह से लेनी हो तो हेक्सा की वैल्यू में वो हेक्सा कोड में होता है। कोड शोड याद रखने की ज़रूरत नहीं आपको, बस इसका मेथड पता होना चाहिए कि कैसे हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद CSS का बॉर्डर है। हाँ, CSS का बॉर्डर नहीं, मतलब कि हमारे एलिमेंट का बॉर्डर है। बॉर्डर हम किसी भी चीज़ को बॉर्डर दे सकते हैं। तो बॉर्डर के अंदर आपको तीन तीन चीज़ें देखना पड़ती हैं। इसमें आपको उसकी विड्थ देना पड़ती है कि कितना चौड़ाई में, मोटाई में कितना बॉर्डर होना चाहिए। उसकी टाइप देनी चाहिए कि बॉर्डर किस तरह का होना चाहिए, ऐसे डॉटेड होना चाहिए या किस टाइप का होना चाहिए। और साथ में आपने उसका कलर देना होता है तीसरा, कि कौन सा कलर आप उसको देना चाहते हैं। जैसे हम इस अपने CSS ऑर्डर की बजाय अब यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉर्डर, और इसी को बॉर्डर देते हैं। ये स्टाइल में क्लास हम इसको हटा देते हैं ये वाली, और इन लाइन में ही हम इसको स्टाइल और बॉर्डर देते हैं। स्टाइल लिखा और यहाँ पर हम लिखा बॉर्डर, और बॉर्डर के साथ हमने अब लिखनी है जितनी मोटाई उसकी देनी है, 2 पिक्सल लिख ली, 2 पिक्सल। यहाँ पर आगे हमने उसकी देनी है टाइप, सॉलिड है या फिर डॉटेड है। अच्छा, इसमें टाइप की सजेशन नहीं आ रही है, डॉटेड अगर लिखें, हाँ वो सिलेक्ट करके आता है, लेकिन इसको सेकंड नंबर पर आके इसको सजेशन देनी चाहिए थी। डॉटेड हम लगा लेते हैं इस तरह, डॉटेड। और साथ में आगे तीसरी आपने जो चीज़ देनी होती है वो देनी होती है अ, इसका कलर। हम कलर इसको दे देते हैं ग्रीन, ये देखें ग्रीन की आ रही है। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। हमारे ये पड़ा कहाँ पर है, फाइल, फाइल पड़ी है डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप के अंदर CSS का है फोल्डर, और ये वाला है। अब ये देखें, ये इसका कलर उसने इसको डॉटेड जो है बॉर्डर दिया है। इस तरह और भी ग्रूव भी होता है, डबल भी होता है। नॉर्मली जो बॉर्डर यूज़ होता है वो सॉलिड टाइप का बॉर्डर यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं, और उसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। शार्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जैसे ये अभी मैंने की है बॉर्डर की, ये शार्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि आपने तीनों चीज़ें जो है ना वो एक ही दफ़ा दे दी हैं। उसका उसका मोटाई भी, और इसकी ये टाइप भी, और उसका कलर भी। अभी इसको अगर अगर हम 10 पिक्सल करें तो ये देखें 10 पिक्सल करने से ये क्या होगा, ये कितना मोटा हो जाएगा हमारा बॉर्डर। यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया और ये देखें इतना मोटा ये बॉर्डर हो गया। अब क्योंकि डॉटेड है तो इसलिए ये डॉट मोटे हो गए। अगर यहाँ पर हम सॉलिड कर दें
सॉलिड। तो अभी ये देखें इसका बॉर्डर, सॉलिड करने पर इसकी टाइप ये इस तरह का बॉर्डर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारा बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर उसको जो भी आपने देना है, तो बैकग्राउंड कलर वो उसको लग जाएगा। मतलब कि इस एलिमेंट को अगर हम बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, तो बैकग्राउंड का मतलब है कि इस बॉर्डर के पीछे जो ये वाइट वाइट एरिया अंदर नज़र आ रहा है, इसका कलर और हो जाएगा, ये इसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। अगर इसी को मैं साथ और दे दूं, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कर दूं ये एक्वा, और सेव करें, तो आप देखें इसका बैकग्राउंड कलर का क्या मतलब है। ये मतलब है बैकग्राउंड कलर का, इस इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट है, इस पूरी डिव के जो पीछे कलर लगेगा वो कौन सा होना चाहिए। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर होता है। अच्छा जी, उसके बाद आप बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। और अच्छा, ओपेसिटी वो बाद में देखते हैं कि बैकग्राउंड इमेज हमने कैसे देना है। ओपेसिटी है एक प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ के अंदर हमने किसी भी कलर की या किसी भी, हाँ कलर की नॉर्मली ये प्रॉपर्टी यूज होती है। बैकग्राउंड कलर कह रहा है ग्रीन है, और इसकी ओपेसिटी 0.1 से लेकर 1 होती है, यानी कि 0 से लेकर 1 के दरमियान ओपेसिटी होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ओपेसिटी, ओपी मैंने अभी लिखा है और वो उसने सजेशन देना शुरू कर दिया। मैं इसको कर दूँ 0.5, यानी कि इसकी ओपेसिटी आधी होनी चाहिए। तो ये तकरीबन इस तरह का हमारा आ जाएगा। ग्रीन, ये ग्रीन को करने से किया हुआ है। तो हमारा एक्वा है, ये देखें ओपेसिटी उसकी पूरे उस जो डिव है, जो पूरी डिव है उसकी ओपेसिटी ये कम हो गई है। मज़ीद अगर इसको हम कम करें, इसको अगर हम मज़ीद 0.8 मज़ीद कम होगा, यानी कि 1 की तरफ जितना बढ़ता जाएगा काम, उतनी ओपेसिटी इसकी एक, वो होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी उसकी बढ़ती जाएगी। और जितना इसको हम कम करेंगे, मतलब कि 0 की तरफ लेकर आएंगे, 0.1 कर दें, तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। ये बिल्कुल ही मध्यम सा हो जाएगा। वो देखो बिल्कुल ही मध्यम सा नज़र भी नहीं आ रहा। तो 1 अगर हो, तो इसका मतलब है जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट होती है ओपेसिटी 1, मतलब कि फुल ओपैक, यानी कि अब अंदर से कोई चीज़ दूसरी साइड पर नज़र नहीं आ सकती जो। तो ये इसका है, 0 करेंगे तो बिल्कुल वो गायब हो जाएगा। और 0 के करीब जितना जितना करते जाएंगे, ओपेसिटी उतनी कम होती जाएगी। 1 हाईएस्ट है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है, अच्छा ये ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों अपोजिट हैं। ये दोनों का सेम मतलब नहीं, दोनों अपोजिट हैं। ओपेसिटी का मतलब होता है, साइंस में अगर हम देखें या वैसे इंग्लिश में देखें, ओपेसिटी का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना ओपैक है। ओपैक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर से दूसरी साइड पर नज़र ना आ सके, वो ओपैक होता है। जैसे हमारा एक कोई कागज़ होता है, या कोई हम आप बोर्ड ले लें जिसके ऊपर पेपर देते हैं, पेपर बोर्ड ले लें, उसके अंदर से जब वो गत्ते का बना हुआ हो तो दूसरी साइड पर नज़र नहीं आता। तो लेकिन अगर हम कोई शापर वगैरह लेखें, तो शापर में दूसरी साइड पर नज़र आ रहा होता है, तो इसका मतलब है उसकी ओपेसिटी कम होती है और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, इसमें से नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, कह रहा है कि आप इसको RGB के साथ भी दे सकते हैं, ओपेसिटी को आप डील कर सकते हैं। जो आपने RGB कलर दिया है, उसके साथ आप, कलर के साथ आप उसका ये साथ ए लगाकर थर्ड वैल्यू उसकी दे दें, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद है जी बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना है। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आपके पास इमेज होना चाहिए। तो बैकग्राउंड इमेज हम लगाते हैं यहाँ पर अपने पास इसी डिव को हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, या हम बॉडी को, पूरे बॉडी को बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। स्टाइल, और इसको हम देते हैं बैकग्राउंड इमेज, ये सजेशन में भी आ रहा है। और यहाँ पर आपने देना होता है URL, और URL के अंदर आपने देना होता है पाथ।
तो पाथ हमारे पास इमेज कहाँ पर पड़ा है भला? यहाँ पर इस CSS के अंदर कोई इमेज पड़ा है, चेक करते हैं। यहाँ पर आकर हम CSS के फोल्डर के अंदर हमारे पास कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ। HTML के अंदर इमेजेस पड़े हुए थे, ये फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम अपने फोल्डर में ले आते हैं, अपने प्रोजेक्ट में ले आते हैं, CSS वाले में। किधर गया? डेस्कटॉप में, और यहाँ पर ये यहाँ हम इमेजेस पेस्ट कर देते हैं। अब इमेजेस देख लेते हैं कि है क्या। अच्छा, एक ही पिक्चर पड़ी है डीपी के नाम की। तो यहाँ पर मैं अब इसको लिखता हूँ। आप इमेजेस, हाँ वो देखो सजेशन में कह रहा है कि इमेजेस, और इमेजेस के अंदर ये डीपी। तो ये हमारे पास इसको बैकग्राउंड इमेज लग जाएगा। लेकिन अभी देखेंगे ये किस तरह का लगा है। क्यों नहीं लगा? बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल ठीक हमने लिखा है। रिफ्रेश करें, नहीं लगा। क्या चेक करें? ये हटा के, नहीं ये तो नहीं हटा सकते, ये हटा सकते हैं। अच्छा, चेक कर लेते हैं। हाँ अच्छा, वो कोट में नहीं लिखना होता। ठीक है। उसको हमने कोट में लिखा हुआ था। कोट में कह रहा है कि नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट URL के अंदर पाथ लिख देना है। तो इस तरह इमेज, अब इमेज देखें ये रिपीट हो रहा है, ये देखो ये 1 2 3 4 और आगे तक ये रिपीट होता जा रहा है। तो अगर हमने इसको रिपीट ना करना हो, मतलब कि एक ही दफ़ा आप लिख दें, एक ही दफ़ा हम अगर आना चाहें, लिखना चाहें, तो रिपीट प्रॉपर्टी जो बाय डिफ़ॉल्ट है, रिपीट एक्स भी आप कर सकते हैं, रिपीट वाई भी कर सकते हैं। इसको रिपीट वाई करके देख सकते हैं, देखते हैं। रिपीट एक्स तो ये हुआ हुआ, एक्स का मतलब होता है ये इधर से, ये हॉरिजेंटली, और वाई का मतलब होता है ऊपर से नीचे। रिपीट एक्स ये हमने किया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज रिपीट एक्स। और इसको हम करते हैं वाई, वाई से चेक करते हैं कि ये क्या करता है। सेव किया और इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, और वाई में अच्छा ऊपर तक, क्योंकि पूरा आ गया इमेज बिल्कुल बॉडी के अंदर, तो इसलिए वो अ, हमें सही पता नहीं चल रहा कि ये रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा। चलो इसको हम रिपीट की अभी प्रॉपर्टी, बल्कि इसको हम करते हैं अब नो रिपीट। रिपीट की प्रॉपर्टी हम एक दफ़ा रिमूव करते हैं, सेव करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा इमेज रिपीट हो रहा है बॉडी के अंदर। जितनी दफ़ा ये जितना छोटे होंगे इमेज, उतना ये ज़्यादा आपका रिपीट होता जाएगा। क्या गलती यहाँ पर होगी? अच्छा, कोड ख़त्म हो गए। किसके कोड ख़त्म हो गए हैं? स्टाइल टैग के। ये इसको सेव करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी देकर, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी देकर इसको हम करेंगे नो रिपीट। नन है या नो रिपीट है? चेक कर लेते हैं यहाँ से। देखें मैंने भी याद नहीं रखा हुआ, और मैंने उससे ही पूछना है कि VS कोड बताओ कि क्या होता है, या फिर गूगल बताओ कि क्या होता है। याद मैंने भी नहीं रखा हुआ। अच्छा जी, नो रिपीट किया है, तो अब देखते हैं रिपीट हुआ है या नहीं। क्यों नहीं इफेक्ट आ रहा? क्या चीज़ है? नो रिपीट करने से इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा वाला? क्या ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है? नन करके देखते हैं, या ये 2 दफ़ा आ चुका था। सजेशन में हमारे पास नन आ रहा है, तो रिफ्रेश करेंगे और सारा ही गायब हो गया। सारा गायब नहीं करना। नो रिपीट क्यों नहीं आ रहा? नो रिपीट की प्रॉपर्टी क्यों नहीं लग रही? ओहो, कोई गलती बता सकता है? कोई गलती बता सकता है? ये देखो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए बैकग्राउंड रिपीट, फिर वो आगे सजेशन में आएगा। ये देखो यहाँ से मैंने दूसरा तो कॉपी कर दिया, ये कॉपी मैं बैकग्राउंड इमेज वाला ही देख रहा था। तो ये आप लोग भी गलती इस तरह की करेंगे, तो थोड़ा सा आपने ध्यान से इसको देखना है। अभी देखो अब ये सजेशन में आएगा, नो जैसे ही मैं लिखूंगा आगे वो आ रहा है कि नो रिपीट। यहाँ पर इसको सेव करके चेक करते हैं। हाँ, अब वो एक ही दफ़ा आ रहा है।
अच्छा, और भी बैकग्राउंड में, अच्छा इमेज आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके पास फोल्डर में पड़ा हुआ हो, या फिर आप कहीं से यूआरएल कॉपी करके वो भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक यहाँ से कोई यूआरएल लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपने ये इसका यूआरएल लेना है, तो आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करके इसके ऊपर होवर करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस वाले यूआरएल को आप कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर आपने जो ये किया हुआ है यूआरएल, यहाँ पर आपने वो पेस्ट कर देना है। तो आप इस तरह ऑनलाइन जो इमेज कहीं पड़ा हुआ हो उसका आप जो है पाथ वो भी दे सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये कैसा इसका इफेक्ट आता है। ऑनलाइन हमने पाथ दिया है बैकग्राउंड इमेज का। हाँ, ये देखो बैकग्राउंड में अब ये वाला इस तरह करके आ रहा है। ओके, ये पूरी बॉडी के बैकग्राउंड में ये वाला इमेज इस तरह आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास। कहाँ पर थे। बॉर्डर हम देख लिया, बैकग्राउंड कलर भी देख लिया है, और भी इसमें सारी चीज़ें हमने देख ली। ओपेसिटी देख ली है, आरजीबी होता है, आरजीबी ए के तौर पर भी हम ट्रांसपेरेंसी को यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज देख लिया, नो रिपीट को देख लिया, बैकग्राउंड पोजीशन, हाँ ये बैकग्राउंड पोजीशन चेक करते हैं। ये क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन, हम इसी इमेज की बैकग्राउंड पोजीशन सेट करते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड सजेशन में आ रहा होगा पोजीशन, और पोजीशन में भी आगे कुछ सजेशन में आना चाहिए। क्या है, राइट टॉप, राइट टाइप टॉप पर हमारा इमेज कहाँ पर आएगा, राइट और टॉप इस साइड पर आना चाहिए। राइट टॉप करने से राइट और टॉप, ये कैसे करके सजेशन दे रहा है, इसको ऐसे साथ साथ आना चाहिए। और ये यहाँ पर आपके कॉलम्स क्यों आ रहे हैं। बैकग्राउंड पोजीशन, क्या गलती है इसमें, सही तो हमने कॉपी किया है। अच्छा, ये कॉलम आया खड़ा है, यहाँ पर ये वाला आना है, सेमी कॉलम आना है। राइट टॉप हमने कर दिया, तो अब हमारा इमेज इस साइड पर आना चाहिए रिफ्रेश करने से। हाँ ये देखो, रिफ्रेश किया और हमारा अब इमेज इस साइड पर आ गया। तो इस तरह हम बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन भी दे सकते हैं, साइज भी आप दे सकते हैं। अटैचमेंट फिक्स्ड की प्रॉपर्टी आपने खुद चेक कर लेना है। अच्छा, स्क्रॉल की है कि बैकग्राउंड अटैचमेंट आप स्क्रॉल साथ करना चाहते हैं या नहीं। तो स्क्रॉल, ये तो अभी पूरी स्क्रॉल हो ही नहीं रहा। स्क्रॉल करवाने के लिए यहाँ पर मैं एक प्री टैग होता है HTML के अंदर, आपने शायद ना पढ़ा हो। उसके अंदर जैसा हम लिखते हैं वो वैसा ही प्रिंट करवा देता है। हेलो, मतलब कि जितना आप इंटर करेंगे, ये जितना आप इंटर करेंगे वो उतना वैसे का वैसा ही प्रिंट करवाएगा। अब पेज बड़ा हो जाएगा तो जिससे स्क्रोलिंग इफेक्ट पैदा होगा। ये देखो, क्या पेज इतना अभी बड़ा नहीं हुआ, और इसमें इंटर कर लेते हैं। ये इतना इंटर कर दिया मैंने। मैंने इंटर के ऊपर हाथ रख के उसको प्रेस किए रखा है। अब ये देखें, ये स्क्रोलिंग इफेक्ट, अब ये नीचे तक जा रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, नीचे तक जा रहा है। अब ये इमेज भी इसके साथ स्क्रॉल कर रहा है। तो इमेज, हम अगर चाहें कि इमेज, जो बैकग्राउंड का इमेज है वो स्क्रॉल ना करे बाकी पेज के साथ, ये इधर ही फिक्स रहे, तो उसके लिए होती है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट और साथ फिक्स्ड। तो कहाँ पर हैं हम, यहाँ पर आएंगे और इधर यहीं पर हम इन लाइन ही सारा काम करते जा रहे हैं। बैकग्राउंड, आप लोगों ने इन लाइन ही स्टार्ट करने लग जाना। हमेशा आपने एक फाइल बनाकर, फाइल बना के अंदर क्लास बनाकर उस क्लास को यूज़ करना है। उसका फ़ायदा ये होता है, क्लासेस यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, मोबाइल व्यू में आप उसका साइज़ और दिखाना चाहते हैं, डेस्कटॉप व्यू में आप उसका साइज़ और दिखाना चाहते हैं, तो फिर वो बड़ा फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन इनलाइन किया हुआ हो तो वो आप उसको रिस्पॉन्सिव फिर नहीं बना सकते। अच्छा जी, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स लिखी, और सजेशन आ रही थी उसको मैंने सिलेक्ट करके ये कर दिया। अब इसको जल्दी से हम रिफ्रेश करके देखेंगे और देखते हैं कि क्या ये बैकग्राउंड, हाँ ये देखो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड इमेज जो है वो वहीं का वहीं है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड का ये मतलब होता है।
अच्छा, बाकी इसमें जो चीज़ें रह जाएंगी अभी, वो आपने खुद कर लेनी है। अच्छा, स्क्रॉल है, स्क्रॉल अगर ना भी दें तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल हुआ वो होता है। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसी क्लास लगी हुई है फाइल के अंदर जो जिसमें उसने बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स्ड किया हुआ हो, और आप इसको ऐसे कर रहे हो, आप कहें कि ये हट ही नहीं रहा, ये मैं इसको स्क्रॉल करवाना चाहता हूँ, तो आप उसमें दोबारा से इसको अटैचमेंट स्क्रॉल की क्लास देकर उसको इम्पोर्टेंट कहकर करवा सकते हैं। इनके स्क्रॉल, ये वाली फिक्स की जगह स्क्रॉल आप करके साथ इंपॉर्टेंट भी लगाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं फिक्स हुई हुई होगी, इसलिए वो फिक्स आपको नज़र आ रही होगी। अगर फिक्स ना हुई हुई हो तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो साथ ही स्क्रॉल कर दिया। स्क्रॉल स्क्रॉल ना भी लगाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो साथ स्क्रॉल करेगी, जैसे ये अभी कर रही है। ये तो लगाया है ना भी लगाओ तो फिर भी वो करेगी। अच्छा, शार्ट हैंड प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इस तरह अलग अलग ही बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी फुल वर्जन की है कि बैकग्राउंड का कलर ये हो, इमेज ये हो, रिपीट की ये हो, पोजीशन ये हो। एक ही दफ़ा भी आप कर सकते हैं। कलर ये हो, उसका यूआरएल ये सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर फिर उसकी प्रॉपर्टी की नो रिपीट, चौथे नंबर पर ये टॉप राइट। तो इस तरह भी आप शार्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर के अंदर भी आप अपनी मर्जी के कौन से बॉर्डर, ऊपर वाले को ज़्यादा देना चाहते हैं, लेफ्ट वाले को कम देना चाहते हैं, या सिर्फ आप एक ही साइड को बॉर्डर देना चाहते हैं। ये बॉर्डर की टाइप्स भी आप देख सकते हैं कि इस तरह के बॉर्डर हमने ये डॉटेड यूज़ किया था, डैश्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ है, हाँ, ये बॉर्डर विड्थ होती है, इसको अगले अगर हमने अलग अलग देना हो तो इस तरह देते हैं बॉर्डर विड्थ करके। जो मैंने शॉर्ट हैंड में एक ही दफ़ा 2 पिक्सल दे दी थी, ये यहाँ पर ये वाली, ये देखो शॉर्ट हैंड में सिर्फ बॉर्डर लिखा है और आगे 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन है। इस तरह आप अलग अलग भी कर सकते हैं कि बॉर्डर विड्थ क्या है, स्टाइल क्या है। और बॉर्डर विड्थ में भी आप बॉर्डर विड्थ के आगे फिर आप दोबारा से कर सकते हैं कि दो प्रॉपर्टीज उसको दे सकते हैं कॉमा लगाए बगैर। ये याद रखना है, बीच में सेमी कॉलन या कॉमा नहीं होना चाहिए। 5 पिक्सल 20 पिक्सल का मतलब है कि 5 पिक्सल ऊपर वाला और नीचे वाला 5 5 होगा, और इस 20 का मतलब है कि लेफ्ट और राइट वाला 20 20 पिक्सल होगा। इसी तरह अगर आपने चार प्रॉपर्टीज दी हुई हो तो फिर वो टॉप यहाँ से स्टार्ट करता है, टॉप वाला पहला, दूसरा ये, तीसरा ये नीचे वाला, और चौथा ये वाला। और अगर आपने तीन प्रॉपर्टी दी हुई हो तो फिर वो टॉप वाला फर्स्ट है, सेकंड जो होता है वो ये, और ये सेकंड होता है, थर्ड वाला जो है वो फोर्थ में होता है। ये चेक कर लेना आपने कि तीन प्रॉपर्टी देकर कैसे होता है। अच्छा, ये अभी हम कर लेते हैं, चलो ये तीन प्रॉपर्टीज देकर हम कैसे इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, उसको उसने क्लास लगाई हुई है, पी टैग बॉर्डर इसका नाम दे देते हैं, और ऊपर हम स्टाइल में पेस्ट कर देते हैं पी डॉट बॉर्डर। हम थर्ड वाला मिटा देते हैं, हम इसको पहले को हम 10 करते हैं, दूसरे को हम 20 करते हैं, और तीसरे को हम करते हैं 30। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस किस को ये लग रहा है, कौन कौन सी साइडों को लग रहा है। तो इसको रिफ्रेश करेंगे, कहाँ है हमारा पी टैग, पी कहाँ, पी टैग सेव नहीं हुआ, क्या मतलब है। अच्छा, विड्थ हमने अभी सिर्फ दी है, साथ में स्टाइल्स सॉलिड तो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्लास नहीं, पी डॉट थ्री उसमें लगाई हुई, थ्री की क्लास नहीं, मैं सिर्फ पी लगा देता हूँ। अब इसको रिफ्रेश हम करेंगे, ये यहाँ पर ये मैंने सिर्फ, अच्छा इसको आप ये से सेलेक्ट करके जो ऊपर टैब का बटन होता है ना, टी ए बी टैब, उसको दबाएंगे तो ये ऐसे आगे आगे मूव हो जाता है। तो इसकी स्टाइलिंग भी आप सेट कर सकते हैं। तो सेव करेंगे। अब हम बॉर्डर देखते हैं कि किस किस साइड को लगा है। ये देखें बॉर्डर इसको जी लगा है, टॉप को लगा है 10%, और फिर ये लेफ्ट और राइट को लगा है 20, और जो नीचे वाला है उसको लगा है 30। अगर आप तीन बॉर्डर देंगे तो इस तरह ये लगेगा। अगर दो देंगे तो फिर वो, जैसे आपको बताया है, दो देने से क्या होगा, ऊपर वाले और नीचे वाले को जो फर्स्ट है, और लेफ्ट और राइट वाले को सेकंड। ये देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले को 10 10,
लेफ्ट और राइट वाले को क्या मिला है, सेकंड वाला 2020 मिला है। अगर एक ही दे देंगे तो फिर एक देंगे तो फिर आपका वो चारों साइडों को लग जाएगा। तो इस तरह ऑर्डर तीनों इसके आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर कलर। हाँ, कलर आप बॉर्डर कलर कोई भी दे सकते हैं, स्पेसिफिक साइड्स का कलर भी दे सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर कलर आप स्पेसिफिक साइड्स का भी दे सकते हैं। इस तरह अगर बॉर्डर कलर में अगर आपने चार वैल्यू दे दी हैं तो चारों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह लगेगा। दो वैल्यू दी हैं तो टॉप और बॉटम को वो वाला कलर लगेगा, और लेफ्ट और राइट को जो आपकी सेकंड वैल्यू होगी वो लगेगा। तो इस तरह सेम जैसे हमने बॉर्डर को दी है, इंडिविजुअल साइड्स को आप इस तरह उसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। और ये है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये है जी, ये आपने नेक्स्ट जो हम प्रैक्टिस नहीं कर सके उसकी प्रैक्टिस आपने खुद कर लेनी है। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।